हाय गाइस। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है तत्कालीन पासवर्ड रिन्यू करने का। तो मैंने अभी रिसेंटली पासवर्ड रिन्यू करवाया है इन तत्कालीन कैटेगरी में, और मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ पे शालीमार प्लेस का मेरा काफ़ी पास में पड़ता है, तो मैंने वहाँ से करवाया है। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं कि एसएमएस फैसिलिटी लेने का फ़ायदा है या नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती, और अंदर काउंटर पे क्या प्रोसेस रहता है, क्या टाइम ज़्यादा लगता है कम लगता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट की रिलेटेड टू द फॉर्म फिलिंग, कि फॉर्म फिल में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसके लिए आप वीडियो देख लेना प्लीज़, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल मैंने देखा नहीं उसमें। तो यूट्यूब पे कोई भी पहला लिंक आएगा उसको उठाकर आप चेक करोगे तो उसमें भर लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है उसमें आधार कार्ड ना ही भरो तो सही है, क्योंकि वो पैन कार्ड मांगेंगे, तो पैन कार्ड भर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अगर आप आधार कार्ड भरते हो तो उसमें आपको वो वाला आधार कार्ड लेकर जाना है जिसमें बर्थ हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, खाली ईयर नहीं, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बाकी अपॉइंटमेंट कितने टाइम में मिल रही है, मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे को ऑलमोस्ट 20 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, 20 से 25 दिन के बाद मिली थी। फिर ड्यू टू सम प्रॉब्लम मेरे को शिफ्ट करनी पड़ी, तो रीशेड्यूलिंग ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज़ लेटर मिल जाती है। तो रीशेड्यूलिंग का ये है, और फर्स्ट शेड्यूलिंग में 20-25 दिन हो गए आपके। और फ़ीस कितनी लगती है, मेरे ख्याल से 1500 रुपये ज़्यादा है तत्कालीन के। और बाकी बेनिफिट क्या रहता है तत्कालीन के, तत्कालीन पासपोर्ट का बेनिफिट ये है कि अगर आप काफ़ी अर्जेंसी में हो तो आप उसको अप्लाई कर दो। और इस अर्जेंसी का मतलब ये नहीं है कि जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो वहाँ पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफिस के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है तो आप तत्कालीन आप इशू करवा लो और आपका जल्दी से प्रोसेस हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है, मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक्चुअली टाइम कैसे लगता है ज़्यादा। बाकी फ़ायदा ये होता है तत्कालीन में कि आपको विदिन 3 days to 5 days पासपोर्ट मिल जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है, होती ज़रूर है पर बाद में होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वैसे जो वीज़ा एजेंट होते हैं वो कहते हैं अप्लाई कर दो क्योंकि पासपोर्ट आ चुका है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन तो हो ही जाएगी। पर मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लेना आफ्टर रिसीविंग योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आने के बाद एटलीस्ट 1 week का वेट कर लेना। जब आएगा, मतलब एक एसएमएस आएगा आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का, तो उसके बाद आप बेशक से वीज़ा प्रोसेस के लिए आप कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी होल प्रोसेस क्या है, मैं दिल्ली शालीमार बाग प्लेस पे गया था, वहाँ पे पार्किंग का स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। थोड़ा सा यू टर्न करके टाटा मोटर्स का है, वो उधर से सामने ही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी ले सकते हो, वहाँ पे पार्किंग की स्पेस है। एक तो ये चीज़। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपको पासपोर्ट के लिए, एक तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए अगर रिन्यू का केस है तो, बाकी एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। अब आप कहोगे कि मोस्टली फॉर्म में आपने सिर्फ आधार कार्ड ही भरा है तो पैन कार्ड की क्या ज़रूरत है। उनके हिसाब से उनको 2 वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन या आई थिंक नेम वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मोस्टली अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। सेकंड थिंग, क्या आपको फ़ोटो की ज़रूरत है वाइट बैकग्राउंड के साथ? फ़ोटो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं फ़ोटो के बारे में, क्योंकि माइनर्स मतलब 4 years अबव के लिए सिर्फ वहीं पे फ़ोटो खिंचती है, और उसके अलावा आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो चाहिए होती है। मैंने खिंचवा ली थी पर मेरे से नहीं मांगी है। थर्ड थिंग कि क्या आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है? कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए, अपने रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो, बाकी फ़ॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की। पर हाँ, जो आपका शेड्यूल का आता है, एक जो रिसिप्ट है, वो प्रिंट आउट ले लेना। अब आप कहोगे कि आपके पास एसएमएस आएगा कि आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एसएमएस दिखाकर एंट्री ले सकते हो। आप एंट्री ले सकते हो, बट मेरे केस में क्या हुआ था कि उनको फ़ाइल जब वो बनाते हैं अपनी तरफ से प्रिंट आउट निकाल कर, उसमें एक फ्रंट पेज लगाते हैं, तो उनका थोड़ा सा टाइम बच जाता है, मतलब 5 to 7 minutes आपके बच जाएंगे अगर आप घर से ही वो रिसिप्ट की प्रिंट आउट लेकर चले जाओगे तो प्रोसेस क्या था कि मैं वहाँ गया, लाइन में लगा, अपॉइंटमेंट के 15 मिनट पहले लगा। फिर जब मेरा नंबर आया मैंने उसमें एसएमएस दिखाया, एसएमएस पे उन्होंने बस नेम वेरिफिकेशन करते हैं, कोई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कोई कुछ नहीं मांगते, बस नेम पूछेंगे कि ये कौन है, आप अपना नाम बता दो और आपको एंट्री मिल जाएगी। वो एक तरह से 0 काउंटर होता है, एंट्री काउंटर, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट
वेरीफाई होते हैं जो चाहिए, ताकि आपका आगे टाइम वेस्ट ना हो। उसमें क्या है कि अगर आप तत्कालीन कैटेगरी में जा रहे हो तो उसमें सेपरेट लाइंस होती है, एक तत्कालीन की होती है, एक नॉर्मल होती है। और मोस्टली मैंने देखा अभी इस टाइम में, मतलब मैंने अप्रैल में प्रोसेस करवाया है, तो उसमें तत्कालीन में ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उसमें वो सीनियर सिटीज़न को भी उसी में इंक्लूड कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादा भीड़ थी और नॉर्मल में कम थी। तो मैं नॉर्मल में घुस गया और फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैं तत्कालीन में प्रोसेस कर दो। थोड़ा बहुत चीचपड़ करते हैं बट वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि अब तत्कालीन में अगर ज़्यादा भीड़ है तो आप उसी लाइन में लगे रहो। उधर जाने के बाद वो आपको लगेगा कि शायद प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप बस उनको एसएमएस दिखाओ, या बल्कि जो एसएमएस दिखाने की जगह, क्योंकि कोविड का टाइम है, फ़ोन आपको उनके हाथ में देना ठीक नहीं है, तो आप वो जो पेपर आपने प्रिंट आउट निकाला है, जो रिसिप्ट का प्रिंट आउट है, उसको आप दिखा दो, तो वो देखकर आपकी फ़ाइल बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक कैच है, वो उस टाइम आपको ओरिजिनल पैन कार्ड मांगेंगे, ओरिजिनल आधार कार्ड मांगेंगे, ओरिजिनल पासपोर्ट भी मांगेंगे, और उसकी फ़ोटोकॉपी तीनों की चाहिएगी, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको अपने साइन करने ज़रूरी है उसमें, ये ज़रूर रखना। बाकी फ़ोटोस्टेट मशीन रहती है, बट मैं कहूँगा कि अवॉइड करना, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर। तो हर एक की एक फ़ोटोस्टेट कॉपी मेरे ख्याल से 2 रख लेना, वैसे तो एक की ज़रूरत होती है, जस्ट इन केस की कुछ गलती हो जाए या मतलब मिसप्लेस हो जाए, तो इसके लिए 2 रखना है आपको। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब आपका वो प्रोसेस कर लेंगे, वो देख लेंगे, अच्छा सब कुछ डॉक्यूमेंट ले लेंगे, वो आपको कहेंगे वेट करने के लिए। और अगर आपका तत्कालीन है तो आपको ऑलमोस्ट 1 आवर वेट करना पड़ता है उसी काउंटर पे, आपको अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। और आप सोचोगे कि यार मैंने तो तत्कालीन कहा था, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रही है? उसका एक रीज़न है, क्योंकि तत्कालीन में सेम डे प्रिंट होता है पासपोर्ट, इसके लिए उन्हें एक डिफरेंट चैनल से उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, या जो भी आप इन डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो उस वजह से टाइम लगता है। तो पेशेंट रहिएगा, और अगर आपको लगता है कि अगर कोई और तत्कालीन का बंदा जल्दी चला गया है तो आप जाकर पूछ लेना, क्योंकि मेरे केस में मैंने काफ़ी बार पूछा था, तो इन्होंने कहा था आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका तत्कालीन वाला प्रोसेस है। तो मैंने 1 आवर वेट किया, उसके बाद मेरे को उन्होंने एक स्लिप दी, उसमें आपका वो नंबर लिखा रहता है, मेरा T9 समथिंग कुछ था। उसके बाद फिर एंट्री होती है। उसके बाद अगर आपने पहले ही बनवाया हो, क्योंकि रिन्यू की वीडियो आप देख रहे हो, तो A, B, C करके 3 काउंटर होते हैं। तो उसमें पहली जब आएगी स्क्रीन, उसमें A काउंटर के लिए स्क्रीन होती है, उसमें आपका एक पहला कॉलम आपका को टोकन नंबर होगा, सेकंड कॉलम आपका AB, A1 से आई थिंक 17, 18 जो भी आपके वो कॉलम है वो होंगे। तो वो देखकर आप पहले काउंटर पे जाओ। अब ए वाला जो काउंटर होता है उसमें फ़ीस सबमिशन का प्रोविज़न रहता है। तो तत्कालीन में जो मैंने करा उसमें क्या हुआ था कि उसमें आधे पैसे जमा होते हैं ऑनलाइन और आधे पैसे वहीं जमा होते हैं। रीज़न क्या है कि काफ़ी बार होता है कि लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं पर वो लैप्स हो जाती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई बंदों को ज़्यादा पैसे ना जाएं और उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, तो आधी फ़ीस करी गई है। अब वहाँ पे जो फ़ीस सबमिट होती है वो वैसे तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप कैश लेकर जाना, कैश एक्सेप्टेबल है और पूरा अमाउंट ही लेकर जाना, क्योंकि मोस्टली राउंड फिगर में ही उनके प्राइसेस हैं। तो मेरे 2000 रुपये पेंडिंग थे क्योंकि मैंने जम्बो पासवर्ड अप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ से पेमेंट आई थिंक 2000 समथिंग की कर दी थी, तो 2500 रुपये मेरे को कुछ वहाँ पे देने थे, ऐसा कुछ हिसाब बना था, तो मैंने कैश ही दिया है वहाँ पे। और एक चीज़ का ध्यान रखना एक काउंटर पे कि वो आपसे पूछेंगे कि पासपोर्ट का कवर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो पेड है, 550 रुपये समथिंग का कुछ है, 500 प्लस। आप अमेज़ोन पे जाकर देखोगे तो आपको बहुत बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उसको अवॉइड करो, बिल्कुल साफ मना कर देना कि हमें नीड नहीं है। कई लोगों को मैंने कहते सुना वहाँ पर कि यार हमें तो पता नहीं था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसके झांसे में मत आना, वो एकदम स्कैम है। और बाकी जब आप पेमेंट दे देते हो वहाँ पे कोई रिसिप्ट नहीं देगा आपको क्या कहे, बल्कि आप पूछना फिर भी एक बारी कि भाई इसकी रिसिप्ट वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो आपको कहेंगे कि SMS या मेल आपको आ जाएगा जो आपके पैसे रिसीव हुए हैं, और वो आ जाता है और विद इन आई थिंक 5 मिनट्स आ जाएगा। वो वहीं पे फ़ोटो खींचती है आपकी, वहीं पे बायोमेट्रिक होगा। तो एक काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी स्किप कर दो, पर एक काउंटर पे सब कुछ हो जाता है। बाकी B और C में सिर्फ पोस्ट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपको जब आप A से फ्री हो जाओगे वो कहेंगे आपको वेट करो। फिर आगे की जो स्क्रीन्स हैं वो आपने देखा होगा B और C दोनों को दिखाता है, मतलब शालीमार वाले केस में तो वो वैसा ही था। तो B और C को दिखा रहा होगा, तो उसमें भी अगेन टोकन नंबर और फिर आपका काउंटर का नाम आ रहा होगा। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मत सोचना मेरा नंबर निकल गया है, बस पे अटेंशन और उसमें आएगा। और अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि जो A काउंटर है उसमें आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलेगी, तो आपका नाम वर्बली अनाउंस होगा, तो ध्यान रखना। तो कई बार ऐसा भी होगा कि मेरे ख्याल से आधे घंटे या 45 मिनट बाद एक बार काउंटर पर जाकर पूछ लेना, भाई मेरा ये नाम है और मैंने तत्कालीन में आपको भेजा है, क्या आपने मेरा नाम अनाउंस किया है।
क्योंकि वो कई बार क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है तो कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो केस कुछ हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो बाकी बी काउंटर पे आप जाओगे, वहाँ पे बस वेरिफिकेशन करता है, और फिर उसके बाद सी काउंटर आ जाएगा, उसमें भी बस वेरिफिकेशन होगा। उसको वो आपसे पूछेगा कि तत्कालीन है या नहीं है, तो आप बता देना जो भी आपका केस हो, और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा वापस, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होगी, और आपको एक SMS भी आ जाएगा कि सबमिट है। अब इससे पहले एक इसमें जो पासपोर्ट में अप्लाई करते हो उसमें SMS फैसिलिटी होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि SMS फैसिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों लेना चाहिए, पर स्पेशली इन तत्कालीन केस, क्योंकि आप अर्जेंसी में हो, तो मेरे ख्याल से SMS फैसिलिटी ले लेना। पासपोर्ट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट तो घर में आ ही जाएगा। उसमें आपको क्या क्या नोटिफिकेशन आती है मैं बता देता हूँ। एक SMS फैसिलिटी जैसे ही आप अवेल करते हो, उसके 50 रुपीज़ समथिंग है, उसमें आपको SMS आने शुरू हो जाएंगे जब आपका प्रोसेस होगा। मतलब जैसे ही आपका प्रोसेस होना शुरू होता है, लाइक आप एक काउंटर पे जा रहे हो तो आपका प्रोसेस हो गया एक काउंटर पे, और उसके बाद जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसका भी एक SMS आता है। उसके बाद जब पासपोर्ट प्रिंट होगा उसका एक SMS आएगा, पासपोर्ट जब डिस्पैच होगा उसका एक SMS आएगा, डिलीवर होगा जब उसका एक SMS आता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, और मोस्ट ऑफ द वीडियो जो इंटरनेट पर है वो उसमें कुछ भी नहीं बताया, तो मैं बताता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और पुलिस वेरिफिकेशन जब होती है तो उसका एक SMS आता है, उसमें ऐसा लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएटेड। इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल यहाँ पे लोकल उसमें आ गई है। फ़ाइल का मतलब एक्चुअली वो फिज़िकल फ़ाइल आती है जो आपने वहाँ पे साइन करी होगी, शीट, एक काउंटर पे एक शीट साइन करवाते हैं वो, जो स्कैन कर उससे सिग्नेचर लिए जाते हैं आपके, तो वो एक्चुअली साइन कर वो लेकर आता है बंदा। तो उसका मतलब ये है विदिन मेरा पासपोर्ट डिलीवर हुआ है 3 दिन के अंदर, और पुलिस वेरिफिकेशन हुई है उसके आने के 2 दिन बाद। तो जैसे अगर मैंने वेडनेसडे को रिसीव हुआ है तो फ्राइडे को मेरे पास SMS आया कि पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएटेड, और उसके बाद नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज, मतलब फ्राइडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई आप ये बोल रहे हो, क्या मैं वेरिफिकेशन के लिए आ जाऊँ। अब पुलिस वेरिफिकेशन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप घर पे नहीं हो तो बिल्कुल मत बुलाना, और अगर आप मतलब मेरे हिसाब से तो आप वीकेंड्स पर ही बुलाओ बंदे को, और अगर वीकडेज पे बुलाते हो तो मेक श्योर करना कि आपके एटलीस्ट 2 पड़ोसी आपके आसपास हो जिनका आधार कार्ड हो। होता यह है कि वो क्या करेगा कि वो डिमांड करेगा, कहीं पे इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि इनको विजिटर्स के साइन चाहिए होते हैं या ऐसा कुछ करके कुछ भी चाहिए होता है। ये फॉर्म पे भी साइन करवाते हैं, और इनका जो पासपोर्ट, हाँ, और जो आधार कार्ड की एक कॉपी भी चाहिए होती है, फ़ोटोस्टेट। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये साइन करवाते हैं। इसमें ऐसा केस है कि आपको पहले से बंदे को तैयार रखना पड़ेगा कि जैसे अगर आसपास भी है कि भाई मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, आप आ सकते हो, क्योंकि फिजिकली उस बंदे को आपके घर आना पड़ेगा। तो ऐसे 2 पड़ोसी रखना ज़रूर अपने पास। मेरे केस में मेरे को पता नहीं था, पर मैंने उसको बुला लिया बिना पड़ोसी से बात करे। कोई पड़ोसी मेरे को मिला ही नहीं उस टाइम, तो बड़ी मुश्किल से एक जो हमारे घर में दूसरी फैमिली रहती है उनका, तो एक फैमिली चल जाती है जो इसका आपका विदिन सेम एड्रेस है और डिफरेंट फ्लोर है, तो वो चल जाती है। और सेकंड, वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि सेम बिल्डिंग से आए बंदा, एक अलग परिवार का बंदा ही चाहिए उसे। तो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पर उसको बताना मत कि आपके रिलेटिव हैं, और विदिन एरिया हो। जैसे अगर आपका अशोक विहार है या रोहिणी है, तो विदिन दैट रोहिणी आप उसको बुला लो और उनको थोड़ा सा कर लेना बात कि सर यही है, यहीं पे आसपास रहते हैं, अभी कोई अवेलेबल नहीं है। तो 2 पड़ोसी बहुत ज़रूरी हैं। 2 पड़ोसी को क्या चाहिए, एक अपना आधार कार्ड लेकर आना है और उसकी फ़ोटोकॉपी एक। तो ये 2 जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और उनको साइन करवाते हैं वो। एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोस्टेट उसको चाहिए रहती है, ओरिजिनल वो देखता है, और फिर एक फॉर्म पे साइन करवाता है। बाकी कुछ ऐसा कुछ बातचीत नहीं होती है, बस वो आपसे पूछता है कि क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं, जो भी फॉर्म पे है उस पर आप आपसे ही टिक लगवाएगा, वो खुद नहीं टिक लगाता, और बाकी आपके साइन ले लेगा, और यहाँ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। अब बाकी लेन देन का जो प्रोसेस है वो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा क्यूरियस हो या मतलब आपको ज़्यादा अर्जेंसी है तो मतलब आपकी कॉल है। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको SMS आता ही नहीं आता जब पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का मैसेज आता है, मेरे पास आया था 4th वर्किंग डे में। तो जैसे अगर वेडनेसडे को मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी तो थर्सडे, फ्राइडे को नहीं आया, मंडे को नहीं आया, ट्यूसडे की इवनिंग तक मेरे पास मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट क्लियर दी गई है पुलिस स्टेशन से। तो इस तरह का मैसेज आता है, दैट मीन्स कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अब उसके बाद अब आप अगर पूरा कैलकुलेट करो तो हार्डली
8 डेज़ लगे मेरे को, 8 to 9 डेज़ पासपोर्ट एप्लीकेशन, मतलब मेरे को वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाने से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन होने तक। और तो मैं यही कहूँगा कि जब पुलिस वेरिफिकेशन SMS आ जाए उसके बाद आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाय द टाइम आप ये सब प्रोसेस करोगे इतने पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी होगी। क्योंकि तत्कालीन का केस है तो इसमें पुलिस वाले भी जल्दी आते हैं, बस पड़ोसियों का ध्यान रखना, उसके बिना ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आपके कोई है नहीं नॉन में। तो फ्रेंड जो भी है उनको तैयार कर रखना, उसके बाद ही उसको हाँ भरना, क्योंकि जब वो कॉल करते हैं वो ऑलमोस्ट आपके एरिया के आसपास ही होते हैं, या तो 2 गली छोड़ कर होंगे, तो वो बिल्कुल आकर खड़े हो जाएंगे और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। अच्छा हाँ, और एक और मेरे को याद है, वो एक बिजली का बिल भी मांगते हैं आपके लिए। मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ मैं। आधार कार्ड चाहिए होगा, एक पैन कार्ड चाहिएगा। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड तो उनको बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया इन लोगों ने। उसकी फ़ोटो स्टेट और उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिएगी, प्लस एक बिजली का बिल चाहिएगा। वो डिपेंड, मतलब उसमें कोई डिपेंड नहीं करता कि वो आपके नाम पर है या नहीं, बस उसका एड्रेस होना चाहिए आपके नाम पर। और आजकल जैसा कि आप देख रहे हो कि ई-वेस्ट कम कर, मतलब वेस्टिंग कम कर रहे हैं पेपर की, तो ईमेल आता है तो उसका प्रिंट आउट भी चल जाएगा। तो जो आपको मेल पर आता है आपका बिजली का बिल, उसका प्रिंट आउट निकाल कर उस पर सेल्फ अटेस्ट करके उसको दे सकते हो, तो वो एक्सेप्टेबल है। और ये बात ध्यान रखना कि वो लास्ट मंथ का ही देगा। तो जैसे अप्रैल चल रहा है तो मार्च का ही लेकर गया, वो जनवरी का मेरे पास था पर उसने नहीं लिया, तो ये थोड़ा सा वियर्ड था, बट वो इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और पासपोर्ट आ गया था, अच्छा सा आया पासपोर्ट, वो तो मैं दिखाऊंगा नहीं। बाकी और कुछ हो तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ये केस था किसका, पासपोर्ट रिन्यू अंडर तत्काल कैटेगरी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो, मैं तो अवेलेबल हुई फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय।